आसपास बहुत चीज़ों से सुना है, चाहे टेलीविज़न में सुना हो, चाहे न्यूज़पेपर में सुना हो, या हमारे आसपास के लोग बोल रहे हो. Our elders tell us that environment is not what is used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summit involving the developed and developing country are regularly held to discuss the environmental issues. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. अब यहाँ पे बोल रहा है, तुमने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट एनवायरनमेंट विच इज़ अर्लियर. जो पहले था एनवायरनमेंट जिसको हम लोग कहते थे वो अब कहाँ. और तो और जो हमें है, कोई लोग बोलते हैं कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए. हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को ऑलवेज़ हेल्दी रखना चाहिए. ऑलवेज़ क्या रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए. और तो और बहुत सारे देखना, तुम ग्लोबल समिट्स होते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैठे रहती है इन्वायरमेंट्स को क्लीन करने के लिए, इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए. तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. पहली बात तो इकोसिस्टम. पहले तुमको समझाती हूँ इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है. इकोसिस्टम मीन टू से दैट कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अफेक्टेड होता है, मीन्स इंटरेक्ट करता है. व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट बोलो, जब लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. जैसे एग्जांपल, जैसे कि गार्डन, जैसे कि फॉरेस्ट. गार्डन में देख लो, पेड़ पौधा फ्लावर्स, ये क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट. या फ्रॉग, बटरफ्लाई, बर्ड्स, ये क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन वही चीज़ उल्टा, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, पॉन्ड्स हो गए, ये क्या हो गए, नॉन लिविंग. क्योंकि सॉइल के बिना प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो एनिमल्स वहाँ नहीं आएंगे. दैट मीन्स कि लिविंग कहीं ना कहीं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट के साथ अफेक्टेड होता है, और इसलिए गार्डन को वन ऑफ द इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है. उसी तरह फॉरेस्ट है. कुछ मैन मेड भी होता है जो मैन खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एक्वेरियम. एक्वेरियम में देखो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट्स रखते हैं, प्लांट्स उसमें लगाते हैं, फिश रखते हैं. मीन्स प्लांट्स और फिश आर द लिविंग, बट जिसमें वो रह रहे हैं जो वाटर है वो तो नॉन लिविंग है. तो वो लिविंग बींग्स जो है अफेक्टेड हुए नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट किए, दैट मीन्स जो एक्वेरियम है दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम. तो ऑल ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स और साथ ही साथ फिजिकल सराउंडिंग जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तब उसको इकोसिस्टम का नाम बोलते हैं. टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, नेचर का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब लिविंग कंपोनेंट यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जब नॉन लिविंग कंपोनेंट यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, उसी को इकोसिस्टम का नाम बोलते हैं. जितने इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है इज एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. जितने इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है जब वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. तो इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट करता है कंप्राइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइज करता है फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड विंड. सॉरी. तो जब बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ फिजिकल फैक्टर जो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि रेनफॉल, जैसे कि विंड, जैसे कि सॉइल, जैसे कि मिनरल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. जैसे कि तुम जब एक गार्डन विजिट करते हो तो वहाँ अलग अलग प्लांट्स देखते हो, ग्रास देखते हो, ट्रीज देखते हो, एनिमल्स देखते हो. तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते एक दूसरे के साथ फॉर देयर ग्रोथ, reproduction and other activity, but they are affected by abiotic component. Abiotic component means non-living constituent. Non-living constituent वहाँ का soil, वहाँ का mineral, वहाँ का air, ये क्या हो गया, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट. और जब एक नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ लिविंग बींग्स या लिविंग बींग के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. इसीलिए गार्डन एक इकोसिस्टम के अंदर आता है. उसके बाद अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये क्या हो, नेचुरल इकोसिस्टम जो प्रकृति अपने आप बनाता है. और कुछ इकोसिस्टम्स जो हम बनाते हैं जैसे कि एक्वेरियम.
ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स का नाम भी देते हैं। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। अब देखो हम लोग ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोटिक कंपोनेंट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। क्या? दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीकम्पोजर। सबसे पहली बात, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आते हैं प्लांट्स या अलग दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं, किसका इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट का इस्तेमाल करके। प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, प्रोड्यूसर कन्वर्ट करता है। कौन? प्रोड्यूसर। इसलिए प्रोड्यूसर, जैसे इसमें प्लांट्स की कैटेगरी, फॉर एग्जांपल प्लांट जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्लांट्स के और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो है सनलाइट लेता है, सनलाइट इनऑर्गेनिक हो गया, रेडिएंट लाइट, और वो उसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिक में बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज। ठीक है, तो जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर में डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, यानी कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से ही फूड लेते हैं। प्रोड्यूसर के द्वारा जो फूड मटेरियल प्रोड्यूस की जाती है उसी को खाते हैं, दैट आर कॉल्ड द कंज्यूमर। और डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाए तो फिर उनका क्या होता है, उनको ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उनको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। फिर वो मटेरियल को वो सॉइल में सिक्रीट आउट करते हैं और फिर वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बन जाता है उन इनऑर्गेनिक मटेरियल से सॉइल, और इसीलिए फिर वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है फॉर द रीग्रोथ। मतलब एक साइकिल होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर है, वो क्या किया, वो खाना प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर फिर क्या हुआ, कंज्यूमर या प्लांट जो भी डेड हुआ वो वापस क्या हुआ, सॉइल में आया डिकम्पोजर्स की हेल्प से, और वो फिर सॉइल से फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको लेके प्रोड्यूस करता है। तो ये साइकिल्स है। अब आओ समझाते हैं। हमने क्या 3 चीज़ें पढ़ी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। According to the manner in which they obtain their substance from the environment, let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us. अब हम लोग वो रिकॉल करो, एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया हो। Which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर, स्टार्च को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाता है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। जो कि जैसे कि उसमें एक एग्जांपल हो गया प्लांट्स, जो क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी का इस्तेमाल करता है सन से जो इनऑर्गेनिक है उसको कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बाय यूटिलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द केमिकल एनर्जी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, जो कि कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है, जो प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर्स के बनाए हुए फूड्स को कंज्यूम करके अपना क्या करता है, जीवन या लिविंग बीइंग चलता है। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड्स के लिए, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं फूड जो प्रोड्यूस किए जाते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर जो है वो हार्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस में क्या होते हैं, डिवाइड होता है। कार्निवोरस, ओमनीवोरस या हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं यानी कि वेजिटेरियन। कार्निवोरस यानी कि जो ओनली नॉन वेजिटेरियन है, मीन्स सिर्फ मीट या अनदर थिंग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियंस हो, यानी कि वेजिटेरियन चीज़ को छोड़ के वो जो भी मीट जो खाते हैं, दैट आर कॉल्ड द कार्निवोरस। और ओमनीवोरस जो बोथ खाते हो, मीन्स प्लांट्स भी और मीट भी, दे आर कॉल्ड द ओमनीवोरस, जैसे कि वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब पैरासाइट्स तो वो होते हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स पे, क्या मैंने पढ़ाया था होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट। इस चीज़ को आप कमेंट डाउन करके बताओ कि पैरासाइट होता क्या है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें एक एक्वेरियम जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब एक्वेरियम को क्या हुआ,
एक्वेरियम को आपने बहुत दिन से क्लीन नहीं किया. इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू नॉट क्लीन द एक्वेरियम फॉर सेवरल डेज और कुछ फिश और प्लांट्स डेड हो गए. तो हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा कि कोई भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, फिर वो डेड होने के बाद उनका क्या होता है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमने एक और पार्ट पढ़ा था डीकम्पोजर्स का, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही डीकम्पोजर्स के पार्ट में आते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंगी को कंटेन करते हैं और ये बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? डेड रिमेन्स और वेस्ट को ऑफ द प्लांट डेड या फिर एनिमल डेड को क्या करते हैं? धीरे 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 उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि धीरे धीरे तोड़ते हैं, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक मटेरियल में होते हैं, तो उनको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं. तो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डीकम्पोजर्स होते हैं. और एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जो प्लांट्स और एनिमल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल और बॉडी पार्ट्स है, उसको धीरे 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 ब्रेक डाउन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में. फिर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल में जाता है, जो सॉइल को न्यूट्रियस बनाता है. फिर वो अगेन प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाता है? लिया जाता है फॉर द बेटर ग्रोथ. तो व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड द डेड एनिमल एंड प्लांट? अगर मान लो कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे और डेड प्लांट एंड एनिमल ऐसे ही पड़ा रहे, तो वो धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिश्ड करा देगा सॉइल और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? प्लांट और एनिमल डिके हो जाएगा. थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लगेगा क्योंकि डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है. अब आ जाओ फूड चेन के टॉपिक में. फूड चेन एंड वेब, इसमें आपको पढ़ना है कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिपेंडेंट पे चलता है. यानी कि ग्रास को अगर कोई नहीं खाएगा तो ग्रास की क्वांटिटी बढ़ेगी ना. तो कैसे प्रोड्यूसर जो है उसको खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के खाने के लिए टर्सरी कंज्यूमर होता है. और हर एक कंज्यूमर्स को हम लोग एक लेवल पे रखते हैं, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रोड्यूसर इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर इज सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. तो इसमें आप पढ़ोगे वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन ऑन वन अनदर. हम लोग एक सीरीज बनाया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? खाता है. ठीक है, और इसी को फूड चेन बोलते हैं. ये सीरीज और ऑर्गेनिज्म वेरियस बायोटिक लेवल पे पार्ट लेता है और क्या बनाता है? फूड चेन बनाता है. ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल. हर एक स्टेप क्या होता है? एक ना एक ट्रॉपिक लेवल होता है. जैसे ये 1 ट्रॉपिक है, ये 2 ट्रॉपिक लेवल है, 3 ट्रॉपिक लेवल है, ये 4 ट्रॉपिक लेवल है. दे फिक्स अप द सोलार एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स. अब क्या होता है यहाँ पे? क्या बोला? जो ऑटोट्रॉप्स है और प्रोड्यूसर्स जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं. जो खाना बनाते हैं मीन्स प्रोड्यूसर्स है, और वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स वो सोलार एनर्जी को फिक्स करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड द फूड एनर्जी फॉर द कंज्यूमर टू कंज्यूम इट. तो प्रोड्यूसर्स क्या किए? खाना बनाए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, मीन्स हार्बीवोरस. ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंड लेवल पे आते हैं, जो उनको खाते हैं. फिर उनके बाद उनको खाने के लिए स्मॉल कार्निवोरस होते हैं. फिर उनको खाने के लिए क्या होते हैं? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि लार्जर कार्निवोरस होते हैं. तो वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क. हम लोग जानते हैं जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो हमारे लिए एक फ्यूल की तरह जो हमें एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए. इसीलिए वेरियस कंपोनेंट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना इन द फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने जैसे कि पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स जो है एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट से, फिर उसको केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो क्या जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जाता है, ये दैट इज कॉल्ड हार्बीवोरस. फिर वो प्राइमरी कार्निवोरस के पास जाता है, स्मॉल कार्निवोरस, फिर वो बिग लार्ज कार्निवोरस के पास जाता है. इसीलिए ऑटोट्रॉप से एनर्जी हेटेरोट्रॉप्स पे जाती है, फिर हेटेरोट्रॉप्स या फिर कंज्यूमर. डिकम्पोजर का मतलब है कि अगर मान लो प्लांट्स डेड हो गए, एनिमल्स डेड हो गए, तो फिर उन पे काम करने का काम डिकम्पोजर्स का होता है. हमने देखा प्रीवियस चैप्टर पे ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. ये पिछला चैप्टर जो आपका डिलीटेड है, इसमें आपको पढ़ाया जाता कि कैसे जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे एनर्जी या खाना का, जब एक टॉपिक लेवल दूसरा टॉपिक लेवल को खाता है, तब एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस में कितनी अमाउंट की एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है? वेस्ट होती है, लॉस्ट होती है. ठीक है, जिसको तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते. तो जो फ्लो है एनर्जी का वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट में हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडी एंड इट हैज बीन फाउंड दैट
जो ग्रीन प्लांट है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। बोल क्या रहा है कि प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स। और प्लांट्स क्या करते हैं? सिर्फ खाना को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? सनलाइट से लाइट लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो वो एनर्जी सनलाइट से लेते हैं वो ओनली 1% की होती है। और हर एक ट्रॉपिकल लेवल में याद रखना सिर्फ 10% एनर्जी बचती है सारे के सारे काम करने के बाद दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करने के लिए। इसीलिए तो जब ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर तो एक ग्रेट डील ऑफ एनर्जी पहले तो इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो गया एज अ फॉर्म ऑफ हीट। बाकी जो बची कुची एनर्जी है वो थोड़ी एनर्जी रिप्रोडक्शन में, थोड़ी एनर्जी डाइजेशन में, थोड़ी एनर्जी वर्क में, थोड़ी एनर्जी डाइजेशन में, थोड़ी एनर्जी ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, सब में वेस्ट हो गई। और अल्टीमेटली 10% की एनर्जी बचती है अगले लेवल पे ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन्स क्या? सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसलिए 10% को हम लोग क्या लेते हैं? एक एवरेज वैल्यू लेते हैं फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी या ऑर्गेनिक मैटर जो हर एक ट्रॉपिक लेवल में बचता है फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ट्रांसमिशन। इसीलिए बहुत लिटिल एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स के लिए। जैसे ये फूड चेन ज़्यादा बड़ा होते हुए जाएगा, लास्ट तक ये पहुंचने में नेग्लिजिबल एनर्जी की ट्रांसमिशन होगी। इसीलिए फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, क्योंकि 4, 5 या 6 स्टेप तक ये एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि ना के बराबर। इसलिए 3 और 4 लेवल स्टेप्स तक की फूड चेन हम लोग ड्रॉ करते हैं या होती है। और लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है हर एक स्टेप में वो सो ग्रेट दैट एवरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है हर एक स्टेप में वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। इसलिए जो तीसरी और चौथी लेवल के बाद तो मान लो सारी एनर्जी लॉस्टिंग पे ही निकल जाती है। और दीज आर जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। इसीलिए प्रोड्यूसर्स की अमाउंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा नहीं होगा और 3 या 4 स्टेप्स में ही फूड चेन खत्म हो जाएगा तो फिर बाकी के कंज्यूमर्स को फूड कहाँ से मिलेगी? इसलिए प्रोड्यूसर लार्जर अमाउंट में होता है। तो देर आर जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक मतलब प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, क्योंकि आगे के भी तो कंज्यूमर्स को फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसीलिए ग्रेटेस्ट नंबर्स प्रेजेंट होते हैं किसके? प्रोड्यूसर्स की। अब जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की वो बहुत वेराई करती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जरूरी थोड़ी कि एक ही ऑर्गेनिज्म उसको खाएगा, जरूरी थोड़ी है कि दूसरा भी तो खा सकता है, तीसरा भी तो खा सकता है। यानी कि ग्रासेस को रैट भी खा सकता है, ग्रासोफिस भी खा सकता है, स्नेक्स भी खा सकते हैं, ठीक। सो विच इज टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। तो एक स्ट्रेट फूड चेन बनाने से अच्छा है कि उसको एक दूसरे के साथ क्या करें? रिलेशनशिप में लाए। तो ये जो ब्रांचिंग बनती है फूड चेन की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। इसको क्या बोलते हैं? फूड वेब। चलाओ समझो फूड वेब। पहली बात तो एनर्जी का ट्रांसमिशन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तुम पूछोगे यूनिडायरेक्शनल क्यों भैया? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर से एनर्जी की ट्रांसफॉर्म प्राइमरी कंज्यूमर तक हो चुकी है तो दोबारा प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक एनर्जी की ट्रांसमिशन नहीं होगी। तुम एनर्जी लौटा नहीं सकते भाई साहब, तुम लिए हो तो अब लेके जाओ। तो इसीलिए एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप डज नॉट रिवर्ट इट बैक टू द सनलाइट या सोलार इनपुट, और एनर्जी विच इज पासेज द हर्बीवोरस डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप। समझ आया? As it moves progressively through the various topic level, it is no longer available to the previous level. एक बार पहले लेवल से जब एनर्जी दूसरे लेवल तक ट्रांसमिट हो गई तो पहले लेवल के लिए वो एनर्जी अब नहीं आएगी दोबारा। And the energy available to each topic level get diminished progressively due to the loss of energy at each level. और एक बार एनर्जी ट्रांसमिट हो गई उसका जब दूसरे में जाएगी तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले वाले में जितना एनर्जी ट्रांसमिट हुआ था उससे कम अमाउंट में दूसरे वाले में ट्रांसमिट होगी। मीन्स एनर्जी के अमाउंट हर ट्रांसमिशन में घटते जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट और इंटर आवर बॉडी थ्रू दिस फूड चेन। कैसे? कुछ अननोइंगली बैड केमिकल्स हमारे बॉडी में इस फूड चेन के दौरान ही हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इंटर करते हैं। कैसे? वन ऑफ द रीजन इज
The use of several pesticides and other chemical to the protect our crops from disease and pests. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil, these are absorbed by the plants along with water and mineral, and from the water bodies these are taken up by the aquatic plants. ठीक है, और ये दोबारा उस वाटर से किसके द्वारा लिया जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स के द्वारा ये द्वारा कंटेन किया जाता है. मीन्स उस पैराग्राफ में इतना ही बोल रहा है कि वाटर में पेस्टिसाइड्स या फिर ये सब चीज़ क्यों मिलाया जाता है. जैसे कि बहुत सारे सिक्रेशन अदर फैक्ट्रीज से जुड़ा रहता है, तो वाटर में अलग टाइप के क्या होती है, वाटर की पॉल्यूशन होती है. पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स जो होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेज एंड पेस्टिसाइड्स से, वो वाटर के थ्रू प्लांट्स तक जाते हैं और ये केमिकल या फिर वॉश्ड अवे हो जाते हैं इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर बॉडीज. मतलब कि फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और जब क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो पानी की मदद से वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पानी के साथ साथ वॉश्ड हो जाते हैं या फिर सॉइल में रह जाते हैं. तो फिर जो प्लांट ग्रो होता है तो उसमें भी तो वो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स अब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स के साथ. तो फ्रॉम द वाटर बॉडीज ये वापस एक्वेटिक प्लांट्स भी अब्जॉर्ब करते हैं. वाटर बॉडीज में गया ये पानी के थ्रू, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल भी एब्जॉर्ब किए और वो वाटर प्लांट्स और एनिमल्स हम खाते हैं. तो एक तरीका तो ये हुआ कि कैसे वो एक्यूमुलेट होके फूड चेन में आया. और एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, ये केमिकल्स डिग्रेडेबल नहीं होता, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इसकी एक्यूमुलेशन बढ़ती रहती है. तो दिस गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल. और जैसे ह्यूमन बींग्स इनको कंज्यूम करते हैं तो उनमें ये एक्यूमुलेशन की मात्रा हाई हो जाती है, जिसके लिए वो हार्मफुल बन जाता है उनको बिना जाने समझे. तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इस केमिकल्स का वो एक्यूमुलेट होता है हमारे बॉडी में, और इसी फिनोमिना को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. और यही कारण है कि क्यों फूड ग्रेन्स जैसे कि वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स और इवन मीट जो है बहुत अमाउंट के पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू को कंटेन करता है, क्योंकि वाटर में था वो उन्होंने उसी में उगाया, जिसके कारण प्लांट्स में भी आया और मीट में भी आया, क्योंकि पानी में भी तो पेस्टिसाइड्स गए थे वाटर की मदद से, तो उसमें भी तो फिश हम लोग खाते हो ना नॉन वेजिटेरियन वाले लोग, तो जिसके कारण वो, और जो वेजिटेरियन है उसमें प्लांट्स के थ्रू हमारे में आया ना हमारे में. और ये जैसे जैसे एक दूसरे का ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता है इस डिजीज इस हार्मफुल केमिकल्स का अमाउंट भी बढ़ते जाता है. और ये वॉशिंग से भी नहीं धुलता है, याद रखना, ये क्योंकि अंदर में एक्यूमुलेट होता है. अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट. कैसे हमारा रोज दिन की काम काज हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. वी आर एट इंट्रीगल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. हम लोग क्या है, इन्वायरमेंट का इंट्रीगल पार्ट है. हम काम नहीं करेंगे हमारे वातावरण के लिए तो कौन करेगा, क्योंकि वातावरण बिना कुछ सोचे समझे हमें हवा देता है, सांस देता है. तो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस. कोई भी चेंजेस इन्वायरमेंट में वो हमें अफेक्ट करेगा, और हमारा जो काम काज है वो भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा. तो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है वो तो हमें अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जब हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा. तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटी पल्यूट द एनवायरनमेंट. ये चीज़ क्लास 9 में तुम पढ़े हो कि कैसे तुम्हारे एक्टिविटीज़, व्हीकल्स चलाना या अदर एक्टिविटीज़ करना, फैक्ट्रीज से CFC गैस निकलना, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है. तो वी शैल बी लुकिंग एट 2 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन डिटेल. दिस इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल. अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, CFC गैस की अमाउंट बढ़ रही है, तो ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, जो कि UV रेस से हमें बचाता है, और वेस्ट डिस्पोजल्स को. तो ओजोन लेयर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो. ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो O3 होता है, मतलब 3 ऑक्सीजन से बना होता है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी एक लेयर प्रेजेंट है, और वो लेयर हमें UV रेस से बचाती है जो सन के लाइट के साथ आती है, और इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ये सारे के सारे एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए एसेंशियल होती है. तो ओजोन एक डेडली पॉइजन है. हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन. इट सील द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द UV रेडिएशन फ्रॉम द सन. UV रेडिएशन इतनी हार्मफुल रेज है जो किसी भी चीज़ को जला सकती है, हमारे स्किन में तो गड्ढे करा सकते हैं. तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमारे गॉड ने हमारे एक स्ट्रेटोस्फेयर, जो सेकेंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की अर्थ की, उसमें एक लेयर बनाई है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, जो O3 का होता है,
वो यूवी रेज के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट होकर O2 प्रोड्यूस कर देती है जो कि ऑक्सीजन होता है और हमें यूवी रेज से बचा देती है। और ये जो रेडिएशन है इज़ हाईली डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिज्म। ये जो यूवी रे है ये हमारे लिए जो यूवी रे है वो हमारे लिए बहुत डैमेजिंग होता है। जैसे कि इट इज़ नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग्स। यूवी रेस के कारण ह्यूमन बींग्स में स्किन कैंसर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें यूवी रेस से बचना पड़ता है। और वो यूवी रेस से बचने के लिए इसीलिए कुदरत ने हमें ओजोन लेयर बना के दिया है। Ozone at the higher level of atmosphere is a product of UV radiation acting on the oxygen O2 molecule. The higher energy UV radiant split apart some molecular oxygen O2 into the free oxygen atoms, and these atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone as shown. होता क्या है ऊपर में UV रेस क्या होता है, ऑक्सीजन को तोड़ देता है। जैसे O2 था तो उसको तोड़ के 2 ऑक्सीजन एलिमेंट में बना देता है और वो 2 ऑक्सीजन एलिमेंट फिर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के ओजोन यानी कि O3 बना देते हैं और वो O3 की लेयर हमेशा बनी रहती है और यूवी रेस कुछ नहीं बिगाड़ पाता उस लेयर को तोड़ने के लिए। तोड़ने की कोशिश तो बहुत करता है बट वो टूट के वापस वही बन जाता है। इसीलिए इस तरह से प्रोसेस वहाँ पे ओजोन लेयर बहुत सालों से टिकी हुई है। और CFC गैस आ जाएगी तो पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, ओजोन लेयर की बार बार डिप्लीशन होती रहेगी। और यही डिप्लीशन को तोड़ने के लिए हम लोग ने सरकार ने CFC गैस को बैन करके रखा है ओवरऑल इंटरनेशनल पे, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट का सवाल है भाई, कितनी डिप्लीट करोगे। तो जो अमाउंट है ओजोन का एटमॉस्फेयर में बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। क्या हुआ था एक बार 1980s में क्या हुआ था 1980 में हुआ क्या था, एक बार ओजोन की लेयर जो होती थी वो एक जगह से छेद हो गई थी। ओजोन की लेयर में एक जगह से छेद हो गई थी, ये ऑस्ट्रेलिया के जगह पे हुआ था। तो दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू अ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और हुआ क्यों था, क्योंकि उस टाइम CFC गैस का इस्तेमाल एक्सेसिव हो गया था बिना रोक टोक के, जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं। तो इन सबको देखने के बाद कि ये हमें हमारे इन्वायरमेंट में डिप्लीट कर रहा है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 में क्या हुआ, ये UNEP ने क्या किया, CFC गैसेस के प्रोडक्शन में बैंड लगा दी। अब कोई इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो ये मैंडेटरी है सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्रोड्यूस करें, क्योंकि CFC हमारे ओजोन लेयर के लिए ख़राब कर रहा है और ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द UV रेडिएशन। अब हमें गार्बेज को भी मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट क्लीननेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटी वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटीरियल दैट आर थ्रोन अवे। हमने बहुत सारे मटीरियल जनरेट करते हैं जो हम बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। वॉट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल, क्या है ये वेस्ट मटेरियल, व्हाट हैपन जब हम लोग इनको थ्रो करते हैं मतलब फेंकते हैं। एक एक्टिविटी परफॉर्म करो इस आंसर्स का टू दिस क्वेश्चन। ये एक्टिविटी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के लिए। अब ये पढ़ो, देखो, वी हैव सीन इन दिस चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत एंजाइम्स होते हैं जो बड़े बड़े फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में पहले तोड़ देते हैं और फिर उसको हम लोग एज ए एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Have you ever been wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? क्या तुमने कभी सोचा कि हर कुछ तुम खा लो तो तुम्हारा वो एंजाइम्स ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ खाने वाली चीजें खाओ तभी वो ब्रेक करता है। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, इसीलिए एंजाइम्स अपने एक्शन के लिए स्पेसिफिक है कि मैं सिर्फ खाने मटेरियल को ही लोहा खा लो तो क्या ब्रेक कर देगा, बिल्कुल नहीं। तो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही ब्रेक करता है और स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसीलिए किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, मान लो गार्बेज मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, इनको तोड़ने के लिए भी एक स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। अगर हम लोग कोयला खाए तो वो हमारे बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास वैसा एंजाइम्स ही नहीं है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक्स जो है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई एंजाइम्स नहीं है। इसको इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डिकम्पोजर्स भी नहीं ब्रेक डाउन कर सकते।
तो दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट एंड दिस प्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब अगर तुम चाहो कि मैं जला दूँ सब चीज़ को, वो जल के चले जाएंगे, तो नो। प्लास्टिक्स को इफ़ यू आर बर्निंग, तो प्लास्टिक से इतनी बेकार अमाउंट में स्मेल निकलती है जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हज़ार्डियस हो सकती है। इसलिए हम लोग जनरली प्लास्टिक्स को नहीं जलाते हैं और इसको डिकम्पोज होने में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा, जो हमारे द्वारा बनाया गया है वैसे प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं डिकम्पोज हो रहा है। इसीलिए सब्सटेंस विच इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। जो सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट, सॉइल में जाओ, सॉइल उसको धीरे 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 करके टूट के वो सॉइल में ही घुल जाएगा, उस सब्सटेंस को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ सब्सटेंस यू बरीड वेयर बायोडिग्रेडेबल? कितने सब्सटेंस जो तुम जानते हो वो बायोडिग्रेडेबल है? सब्सटेंस जो डिकम्पोजर्स के द्वारा ब्रेक डाउन ना हो, तो दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिस एग्जाम्पल इज प्लास्टिक। This substance may be inert, simple, persist in the environment for a long time or may harm the various member of the ecosystem. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में सालों साल रहते हैं और इवन हमारे इकोसिस्टम को भी हार्म करते हैं। तो वैसी मटेरियल बनाने की क्या ज़रूरत है? यही तुम पढ़ते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो हो गया जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में आसानी से घुल जाएगा, उससे तुमको कोई हार्म नहीं होगी कि तुम उसको फेंक भी रहे हो, क्योंकि वो सॉइल बना देगा तुम्हारे सॉइल में और न्यूट्रिएंट्स बना देगा, जैसे केले का छिलका, किसी भी वेजिटेबल्स के पील्स। लेकिन वही प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो तुम लाखों भी कहीं पे भी फेंक दो, वो वहाँ के इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम, यानी कि तुम मान लो सॉइल में प्लास्टिक फेंक दिया, तो वो सॉइल की भी स्थिति को खराब करेगा, अगल बगल के इकोसिस्टम को भी खराब करेगा, प्लांट्स को भी अच्छा से ग्रो करने नहीं देगा और खुद तो कभी खत्म भी नहीं होगा। मतलब आगे पीछे को सबको बर्बाद कर देगा बट खुद कभी बर्बाद नहीं होगा। ये वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए बहुत हज़ार्डियस होता है। तो विजिट एनी अ टाउन और अ सिटी इफ यू श्योर टू फाइंड हेड्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, वी आर श्योर टू फाइंड द place littered with empty food wrappers. In the earlier classes, you have talked about the problems of dealing with the garbage that we generate, and let us look at the problem a bit more deeply. तुम चाहे कोई टूरिस्ट प्लेस पे चले जाओ, अपने घर के बाहर इवेंटली चला जाओ, तुमको कोई ना कोई ऐसा प्लेस दिखेगा जहाँ पे मल्टीपल्स गार्बेज एक साथ फेंके हुए हैं। उसमें अगर मान लो 10,000 से भी ग्रेटर अगर नॉर्मल बायोडिग्रेडेबल होंगे ना, तो उससे कई ज़्यादा अमाउंट में 2 गुना 3 गुना प्लास्टिक्स फेंके होंगे, जो कि उस पूरे गार्बेज को बायोडिग्रेडेबल ना बना के नॉन बायोडिग्रेडेबल बना। तो अभी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके तुमको पता चलेगा कि तुम कैसे उसको सुधारो। तो हमारे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर अमाउंट में ऑफ वेस्ट मटीरियल जनरेशन। तो चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। तुम अपने एटीट्यूड को चलो कि दूसरा क्यों नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, तो तुम भी तो पहले स्टार्ट करो, तो दूसरे अपने आप करने लगेंगे। ठीक है। तो चेंज इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट। पैकेजिंग में चेंज करना वो हमारे वेस्ट मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल से हमें बचाएगा। चेंज इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जनरली हमारी पैकेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल से बनती है, मतलब प्लास्टिक से। उससे कैसे प्रिवेंट करें? जैसे कि जनरली तुम कोई भी चीज़ देते हो तो प्लास्टिक में देते हो, अब इरेगुलर ऑफ द प्लास्टिक तुम उसको पेपर में दो या कपड़े की चीज़ में दो। तो कुछ ना कुछ तुम चीज़ें इस्तेमाल करो जिसके थ्रू तुम प्लास्टिक अवॉइड करो, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और तुम्हारे इन्वायरमेंट में बायोडिग्रेडेबल को तो हार्म करेगा ही, इकोसिस्टम को भी हार्म करेगा और खुद तो कभी जाएगा ही नहीं जाएगा, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक तुम्हारे पास बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, छोटी सी चैप्टर है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मेन है प्राइमरी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर याद रखना। फूड चेन की डेफिनेशन याद कर लो। फूड वेब की रिवीजन सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज आज अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। आपको कोई और बुक में प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड द वीडियोज़ ऑन इट। पेपर बहुत नज़दीक है, फॉर अ वेरी ऑल द बेस्ट कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।